हेलो 12 के दोस्तों और ये दोनों के फ्रेंड्स। अभी आप देख रहे होंगे कि ये दो बच्चे 12 के हैं और अभी पढ़ा कुछ कर रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये तो फॉर्म भर रहे हैं। आई थिंक एग्ज़ामिनेशन, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म है। दोनों बच्चे आए तो हैं लेकिन पेन नहीं लेके आए, तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेन लेके आइए। तो ये एक सिंपल सा मैसेज। दूसरा, दोनों बच्चों को ध्यान से देखो, दोनों मास्क पहन के आए हैं, तो मतलब आप लोगों को भी मास्क पहन के आना होगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप नहीं करने दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ। तो गुड मॉर्निंग। आज तारीख कौन सी है भाई? 15 सितंबर। और 15 सितंबर है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 आई थिंक ख़त्म हो चुका है। जितने भी कंटेंट थे, इम्पोर्टेंट कंटेंट, वो आप लोगों को पढ़ा दिए गए। चैप्टर नंबर 4 पर जाने से पहले हम थोड़ा बहुत रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि हम अब अलग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देखा बराबर? पता नहीं देखा कि नहीं, बट आई होप सो देखा होगा, ऐसा हम सोच के चलते हैं। हम मतलब मैं और ये दो बच्चे। मास्क पहनने की वजह से पता नहीं चल रहा कौन है। अब देखिए चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा, इट्स कम्प्लीटली बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर अगर आप लोगों ने प्रॉपरली देखा होगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस पूरे के पूरे जो चैप्टर थे उसमें उसमें देखा जाए तो स्टैटिक चार्जेस थे। मतलब देखो यहाँ प्लास्टिक रॉड है, ऑन प्लास्टिक रॉड नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर बट इट इज़ ऑन रेस्ट पोजिशन। देन अगर आप चार्जिंग बाय इंडक्शन देखो, हियर ऑल्सो इट इज़ ऑन रेस्ट पोजिशन, राइट। एडिटिविटी चार्जेस देखो, कंजर्व चार्जेस देखो, वॉट एवर, इन एंटायर चैप्टर वी हैव अ सिंगल थिंग एंड दैट इज़ ऑन रेस्ट। मतलब चार्जेस यहाँ पर मूव नहीं हुए। ओके, एंड ऑन दैट टाइम what type of effect we are getting? So while two charges on rest, we will get a force, it is known as Coulombian force or electrostatic force। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कंडीशन इज बोथ आर एट सर्टेन डिस्टेंस एंड एट रेस्ट, तभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो चीज़ आती है ये वाली, while it means what such a charged particle is on rest, so such type of region occur prevailing, okay, and that field is indicated as a electric field. We have two type of field. For positive charge it is moving away from the charge, and for negative charge it is moving towards the charge, but it is in radial direction। एंड ऑन दैट टाइम क्या क्या इफ़ेक्ट आई वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिवीजन हुआ चैप्टर नंबर 1। और फिर आप लोगों ने गॉस लॉ देखा था। गॉस लॉ में भी सेम चीज़, सच अ गॉसियन सरफेस प्रिपेयर एंड इनसाइड यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द नाइस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका नाम ही है अगर आप देखो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब कि टू चार्ज पार्टिकल जब मिलते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी क्रिएट होगी, मीन्स हियर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस जनरली नॉन एज अ वोल्टेज। ओके, वो एक चीज़ आप लोगों ने देखी। ठीक है, और वोल्टेज कैसे फाइंड होता है, क्यों फाइंड होता है, वो आप लोगों ने देखा। एंड फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के टाइम पर हमें यहाँ पर एक सिंपल सा कंपोनेंट मिलता है, एंड दैट कंपोनेंट इज़ वेरी इजी। वी हैव अ चार्ज प्लेट्स, और एंड एक चार्ज प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस अगर आप डिपॉजिट करोगे तो सेकेंड साइड नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ नोन एज
कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो थियोरी है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड हियर बेसिकली वी आर फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज पर वोल्टेज, okay, which is q by v, and for parallel plate capacitor we are getting this equation means epsilon a upon d, ओके। सिंपल थिंग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने ये देखा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यहाँ से चार्जेस मूव होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। वाइल चार्जेस इन मोशन इन कंडक्टिंग मटेरियल, तो वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, एंड बेसिकली फॉर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव q by t, और डी क्यू बाई डी टी भी आप बोल सकते हो, q by t भी बोल सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाइस क्वांटिटी विच वी आर गेटिंग ओवर हियर, एंड यूनिट इज़ एम्पियर पर सॉरी कूलम पर सेकेंड। एंड इसमें आप लोगों ने एक सिंपल सा लॉ देखा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द नाइस एंड बेसिक लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है विच इज़ आर, विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड होते हैं, किस तरह उस वो डिफेक्ट है, वो सब हम ये चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर हम वेस्टर्न ब्रिज देखें, पोटेंशियोमीटर देखें। रिमेंबर यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, सो यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस चैप्टर, ओके। चलो नाउ अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना काम करते रहे, बराबर। फॉर्म फिलअप हो जाए तब साइन दे देना, डू नॉट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, ओके। नाउ चैप्टर नंबर 4 इज़ बेसिकली मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कि चार्ज को जब मूव होगा, चार्जेस जब मूव होंगे कंडक्टर में, तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट आती है वो हम ये पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। अब पहली लाइन पढ़ो। द बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 years, however it was only about 200 years ago in 1820 that it was realized that they were intimately related. During the lecture demonstrated in the summer of 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that current in a straight wire caused a noticeable deflection in nearby magnetic compass needle. Okay, so let's see over here how Ørsted observed and what he observed. So over here we have a conductor. At present it's shaky because I am not using gimbal, so hope you understand. Now see over here, this is Ørsted observation. Here we have a conductor. For conductor you can consider wire or anything, and it is simple wire which is connected with a battery, okay. And over here we have a simple key. Now here near to conductor he put a magnetic needle, or simple we can say it's a magnetic compass. Now just pass the current, without current, it means what? At present no current is flowing through this circuit, okay. So I equal to 0, right? On that time over here Ørsted observed that this magnetic needle is completely free, okay. Completely free means nothing happen over here. Now while we switch on the key, it means such a amount of current is passing through this conductor. So he observed that magnetic needle is aligned perpendicularly to the कंडक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर अलाइंड, ओके। सो एट द एंड ही ऑब्जर्व दैट समथिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग this magnetic compass aligned perpendicularly, okay. But he didn't answer this, what is this something means what. And then Argo, he is a follower of Ørsted, and he concluded that over here some invisible field is present, and because of that field this magnetic compass or magnetic needle aligned perpendicularly, and he said it is nothing but it is a magnetic field, okay. So this is simple conclusion of Ørsted observation.
ओके। और फिर एक नई ब्रांच का शुरुआत होती है, दैट इज़ अ मैग्नेटिज्म। ओके, तो देखो, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कवरिंग इंटीग्रल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब अब हम चैप्टर 4 से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की एक ब्रांच के ऊपर। ये था पूरा का पूरा ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड होता है। ओके, इट्स अ बेसिक लॉ। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली इसको फाइंड कर सकते हैं, एंड उसके लिए वन ऑफ द नाइस अरेंजमेंट गिवन बाय बायोट एंड सार्वट। ओके, उन्होंने पूरा का पूरा लॉ प्रेजेंट किया प्रैक्टिकली, एंड एक इक्वेशन दिया सिंपल। by using that equation we can easily find a magnetic field. Okay, so over here you can see that it's a conductor, or you can say it's a simple wire. ये सिंपल वायर का हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज dl. ओके, तो ओवर हियर I be the amount of current which is passing through this small element. Okay, and at point P over here we would like to find magnetic field. Okay, magnetic field basically represent by B. Okay, it's a vector quantity, so arrow overhead of the vector is important. Okay, now ये जो वेक्टर है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ओके, बिकॉज इट इज़ अलाइन परपेंडिकुलरली। अगर आप पैरेलल रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला। उसका रीज़न भी बाद में हम देखेंगे। अभी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड होता है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ करंट, वो सीधे सीधे यहाँ पर एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट करेगा नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर, अगर स्टैटिक चार्ज हुए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, while high amount of current is flow, on that time only magnetic field create or produce. Okay, so this magnetic field directly related to this current element. Okay, and inversely proportional to this distance, means जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब लॉ, उसमें था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है वो मायने रखेगा। ठीक है, और इसको सिंपली प्रेजेंट किया इस तरह। देखिए, तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट होने की वजह से हम यहाँ पर dB लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट which is directly proportional to current element and inversely proportional to square of the distance between them. Since it's a vector quantity, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट रखेंगे और डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर शो होगा, एंड म्यू 0.4 पाई विच इज़ नथिंग बट इट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर। ओके, टेस्ला मीटर पर एम्पियर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, करंट एलिमेंट फाइन। तो दिस वे ही प्रेजेंटेड अ सिंपल लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब उसका स्टेटमेंट सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू एलिमेंट आइडियल which is current carrying element at r position vector is given by this equation. Okay, where r cap stands for unit vector and the value of r cap is like this, vector r upon magnitude r। ये वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पर रिप्लेस करो तो वेक्टर r upon magnitude r मिलेगा। मतलब आपकी आंसर, फाइनल आंसर आपका मिलेगा म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस सिंपल आर कैप वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, अब ये जो है पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया होगा a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, इंटू एन कैप, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है, इसलिए एन कैप हम वापस नहीं रखेंगे। तो साइन थीटा तो यहाँ पर रखा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हियर फाइनल आंसर ओवर हियर वी हैव म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन आई डी एल इंटू आर, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला ने ये फाइंड किया था। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देखिए, तो ये एक रॉड है, समझो ये रॉड है। अब ये रॉड को अगर यूँ पकड़े
तो सपोज करो कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनसर्कलिंग द फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर यूज होगा। एनसर्कलिंग द फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, ये थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स आपकी रोटेट हो रही है विच इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दिस इज a simple way to find magnetic field. Okay, hope you understand this Biot-Savart law and simple introduction regarding chapter number 4. Okay, now just write it and send me your answers. Thank you very much. That's all for today.